आइए हेनरी विवियन डेरोजियो को देखते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था इन्होंने। डेरोजियो के पिता पुर्तगाली थे, माँ इंडियन थी। 1823 में इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया और फिर भागलपुर के विलायत कोठी में क्लर्क बन गए। अपनी उच्च शिक्षा के कारण हिंदू कॉलेज में वे अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर बने और 1826 से 31 तक, अब बताओ, 31 में 24 साल में तो उनकी डेथ भी हो गई। 31 में 24 साल का था और 26 से पढ़ा रहा था, यानी 5 साल पहले। यानी 19 साल में वो प्रोफेसर हो गया था। यंग बोलने का अधिकार सिर्फ इसी को है जो अपने आप को यंग कह सकता है युवा। यानी भारत उससे पहले नौकरी भी कर ली थी। कौन सी? क्लर्क की। 1823 में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके आ भी गया था। ठीक है। और 31 साल की उम्र में डेथ हुई तो 24 साल का ही था। मतलब 31 में जो डेथ हुई तब वो 24 का ही था। तो 1823 में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके क्लर्क भी बन गया था। इतने छोटे में क्लर्क बन गया, 13-14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र, और शिक्षा ही प्राप्त कर ली थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में शिक्षा कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे होंगे, मेरिटोरियस, एकदम एकदम मेरिटोरियस। लाइफ का हिस्ट्री देखो ना इनका। डेरोजियो छात्रों की मंडलियां बनाकर बुद्धि और ज्ञान के संबंध में वाद विवाद, डिबेट कराते थे। और इसमें एकेडमिक एसोसिएशन बनाई उन्होंने, जिससे डेविड हेयर, एडविन रॉयन, डॉक्टर मील ऐसे विद्वान थे। मैं गांव के स्कूल में जब पढ़ाने गया तो मैंने 11th-12th के बच्चों को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। तो 11 बजे से 3 बजे तक मैं उनका ही सेशन रखता था। वही आपस में एक दूसरे को पढ़ाते थे। मैं रोज उनको टॉपिक देता था, कल ये टॉपिक तैयार करके आना है, स्टडी मटेरियल देता था, नोट्स देता था, और वो उसको तैयार करके आते थे। 20 बच्चे थे एक क्लास में। 20 बच्चे 15-15, 20-20 मिनट पढ़ाते थे, 3 बज जाती थी। फिर 3 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ाता था। तो उस समय मेरे जो साथी थे और मेरे जो प्रिंसिपल थे, वो उसका विरोध करते थे। ये क्या तरीका है? लेकिन उन 20 बच्चों में से कम 18 बच्चे बहुत बड़ी जगहों पर है। कोई प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई क्या, मतलब सब बहुत ही अच्छी जगहों पर है। 18 बच्चे। वो एक एक्सपेरिमेंट था। और उनमें से 2-3 टीचर यहाँ सेल्फी लेके गए इसी बोर्ड के सामने। यहाँ आए थे प्रशासन अकादमी में, प्रिंसिपल हो गए वो आजकल। और वो उन सबको, और हम सर का विरोध करते थे, उस समय बेवकूफ थे। वाकई में इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति कर दी थी उस समय। मैं 21 साल का ही था उस समय, 22 साल का। और मेरे से ज्यादा उम्र के थे वो। एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, पर वो अभी इतनी तारीफ करके गए। यहाँ अभी 1 साल पहले आए थे इसी क्लासरूम में, यहीं खड़े होकर के सेल्फी भी लेके गए। और इतनी तारीफ करके गए, हम आपका इतना नाम सुनते हैं, बच्चे इतनी तारीफ करते हैं, और आप, वो तो क्रांति थी बोले, आपने उस जमाने में जो किया। बोले अब हमको यहाँ सिखा रहे हैं ट्रेनिंग में, प्रशासन अकादमी में। यानी कि 27-28 साल पहले जो आप करते थे, वो हमको यहाँ ट्रेनिंग में अब सिखा रहे हैं 28 साल बाद प्रशासन अकादमी में, कि ऐसा करना चाहिए आप शिक्षकों को। तब हमारी आंखें खुली कि ये तो 28 साल पहले सर करते थे। यही वाला, छोटी छोटी मंडलियां बनाकर वाद विवाद करना, डिबेट करना, वर्कशॉप सेमिनार आयोजित करना, ये सब मैं बहुत पहले गांव के स्कूल में करता था। एक छोटे गांव के स्कूल में, जिसकी आबादी 3,000 लोग थे। 3,000 से ज्यादा जनसंख्या नहीं थी। उस गांव के बच्चे सारे के सारे
इतने एडवांस निकले ना, बहुत ही जबरदस्त उद्धार हुआ उनका, भयंकर। एक दो लोगों की तो बड़े बड़े कोचिंग क्लास है इंदौर में, एमपीपीएससी के और इसके बड़े कोचिंग क्लास है, जो मेरे स्टूडेंट थे। बाद में वो कॉलेज में आए, फिर मेरे स्टूडेंट बने, मेरी कोचिंग में भी ज्वाइन किया उन्होंने। अभी इंदौर की सबसे बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, सबसे बड़ी कोचिंग क्लासेस है उनके। मैं जब कभी इंदौर जाता हूँ, राजवाड़े के यहाँ पर भंवरकुआ में उनके होर्डिंग देखता हूँ, और उन्होंने टाई वाई लगा रखी है, और वो ऐसे खड़े हैं टीचर के तौर पे, और फलाने सर नीचे लिखा हुआ है। तो मेरे को लगता है, मेरे क्या, ये लड़के के शर्ट के बटन लगाने भी नहीं आते थे इसको। मेरे पास उस जमाने के फोटोग्राफ भी है, मैं उनको घुमाने भी ले जाता था। तो मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज ये मेरे से भी ज्यादा बच्चे हैं उनके पास। पढ़ाते कैसा है ये मैं नहीं जानता अभी, लेकिन दुकान तो उनकी सबसे बड़ी है, पैसा भी खूब कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे एरिया के लोग उनको चीफ गेस्ट बनाते हैं अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में। और वो चीफ गेस्ट बन के जाते हैं अपने एरिया में, उधर पूरे क्षेत्र में। और वहां वो बच्चों को गाइडेंस देते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि कोई 2000 बच्चों को लेके बैठा है और उनको आईएएस पीसीएस के बारे में बता रहा है, कोई किसी को लेके बैठा है और उनको इंजीनियरिंग के बारे में या आईआईटी की क्लास के बारे में बता रहा है, कोई कोटा में पढ़ा रहा है तो वो आकर के गाइड करे। क्रांति हो गई वो सारे लोग वही हैं, उस बेच के 18 बच्चे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नामी गिरामी जगहों पर हैं, और सारे लोग लाखों में कमा रहे हैं। और उसका जादू था, 11th 12th क्लास में उनकी छोटी छोटी मंडलियां बना करके बुद्धि और ज्ञान के संबंध में वाद विवाद, जो डेरोजियो ने किया था। कमाल की चीज होती है व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कमाल की चीज। बहुत छोटी क्लास में कर दी जाए तो फिर तो बहुत ही बड़ी। और लास्ट में फिर मैं उनकी गलतियां बताता था रोज, 2 घंटे क्लास लेके, कि तुमने क्या गलती की, तुमने क्या की, तुमने क्या की। बाद में तो मैंने प्रिंसिपल को बिठाना शुरू कर दिया पूरे 3 घंटे। मैंने कहा आप बाकी काम बाद में करना, यहीं बैठो, ओपन, और इन सबका वैल्यूएशन करो कि कौन बच्चा सबसे बेस्ट कर रहा है। उन सबको टीचर बना दिया था, धुरंधर टीचर बना दिया। सबको क्लास लेने के लिए भेजते थे, 9th की, 7th की, 8th की। हमने कहा छोटी क्लासेस में जाके समझा क्या हो। क्रांति हो गई थी शिक्षा के क्षेत्र में, एक छोटे से गांव में। उसके बाद वो सब बंद हो गया, क्योंकि मैं तहसीलदार बन गया था और शाहजहाँपुर में निकल आया था। फिर वो सब ठप हो गया। तो 2 ढाई साल मैंने तहसीलदार की नौकरी की, तो वो उसमें निकल गया टाइम। फिर वो टीचिंग में मैं जा ही नहीं पाया, स्कूल लेवल पे कभी गया ही नहीं। फिर मैं कॉलेज लेवल पे और ऊपर ही गया। टीचिंग में आया मैं फिर से, बार बार मैं प्रशासन में गया, बार बार टीचिंग में आया, बार बार प्रशासन में गया, बार बार टीचिंग में आया। मन ही नहीं लगता था एडमिनिस्ट्रेशन में। पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं थी, बच्चों को पढ़ाने की इच्छा होती थी। लेकिन ये कमाल की चीज थी, ये इस चीज को मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। एकेडमिक एसोसिएशन, इसको एकेडमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मतलब मेरा जो स्वभाव है वो एकेडमिक स्वभाव है, इसीलिए मुझे इधर खींच के लेके आता है। मुझे नए बच्चे हैं, अनगढ़ बच्चे जो कम जानते हैं वो पसंद है, फिर बाद में उनको मैं बहुत कुछ बताऊं, उनको बहुत नॉलेज हो जाए, फिर वो कुछ हासिल करे। मुझे इसी में मजा आता है। और ये प्रक्रिया मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, कई बच्चों के साथ दोहराना चाहता हूँ। आया समझ में? तो ये शौक हर किसी में नहीं होता। तो हम इतनी पुरानी बात बता रहे हैं आप, ये। और इससे डेविड हेयर, एडविन रॉयन, डॉक्टर मिल जैसे विद्वान भी जुड़ गए। उनके द्वारा बनाए गए अन्य संगठन थे, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब। डेरोजियो सत्य की खोज के संबंध में सुकरात जैसे विचार रखते थे। सुकरात के समान युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगा। सुकरात से सोक्रेटिस, उस पर भी आरोप लगा था कि उसने युवाओं को पथभ्रष्ट कर दिया। ये सुकरात की एक स्टोरी आती है कि वो जो उपासना स्थल था उधर, जिधर गॉड की मूर्ति थी, गॉड तो थे नहीं उस समय में, लेकिन मूर्ति पूजा की मूर्ति थी, उधर उनके पैर थे। तो किसी ने कहा भगवान की तरफ पैर करके क्यों सोए हुए हो? तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम उधर मेरे पैर कर दो जिधर भगवान नहीं है।
जिधर तुमको लगता है कि इधर भगवान नहीं है उस तरफ पैर कर दो। तो वो विद्वान तो था, उसको सामने वाले आदमी को लगा कि हाँ ऐसा तो कोई कण कण में भगवान है, तो ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। तो वो जो जैसे रजनीश करते थे ना, आचार्य रजनीश जो थे, वो भी कुतर्की थे। वो भी मतलब तर्क बहुत करते थे। और ये ऐसे थे, विचार उनके जो थे, रजनीश के भी विचार ऐसे ही होते हैं, इनके भी, सुकरात के भी विचार ऐसे हैं, ऐसे ही इनके विचार हैं। जैसे जैसे कोई भी बोल दे अच्छा भगवान है तो बताओ कहाँ है, मैं बहस करना चाहता हूँ, मुझसे मिलाओ, लाओ खड़ा करो यहाँ। तो बात तो सही है, लेकिन कोई खड़ा कर सकता है क्या भगवान को? नहीं कर सकता। तो फिर नहीं है, बस बात खत्म। 5 मिनट में लेके आओ अगर है तो, बुला लाओ कहाँ है। तो अब ये तो बात करने वाला तो सही बात कर रहा है, लेकिन उसको काट तो नहीं सकते। है ना, रजनीश का वो कथन है ना कि आपकी दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है, तो उसने कहा, बोले दाढ़ी मैंने कहा बढ़ाई है, ये तो आपने बढ़ाई है, आपने काटी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे तो नेचुरल है, मैं तो बिना कुछ किया आया हूँ, आप काट के आए, आप बताओ आप काट के क्यों आए। तो प्रोफेसर जो उसका जो डीन था, उसने कहा कि आप बढ़ा के क्यों, आप दाढ़ी बढ़ा के क्यों आए? बोले मैं कहाँ बढ़ा के आया हूँ, ये तो नेचुरल है ना, ये तो बढ़ रही, मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस आ गया हूँ। आप बताइए, आप काट के क्यों आए हैं? कुछ कुछ करके तो आप आए हो। तो ये हुआ, सुकरात ने कहा मेरी टांग उधर कर दो जिधर ईश्वर नहीं है। ये इस किस्म के थे। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। इसको, ये ऐसे लोगों का कोई जवाब नहीं होता, ऐसे लोगों को कोई जवाब भी नहीं दे पाता। का जवाब क्या देंगे उसका? वो तो हर बात का बतंगड़ बना देते हैं। अंबेडकर भी ऐसे ही थे संविधान सभा में, इसलिए उनसे कोई उलझता नहीं था, क्योंकि इंसल्ट हो जाती थी। वो तड़ाक से जवाब देते थे, जवाब बनता नहीं था भी किसी। वकील तो थे ही ना बेस्ट, लॉ तो पढ़ा ही था, इसलिए वो अपने मन मर्जी के मुताबिक संविधान बना पाए। ठीक है, सुप्रीम। हम्म। तो डेरोजियो से इम्प्रेस हो जाएंगे आप। अब बेचारा मर भी गया जल्दी, 26 साल में तो मर भी गया। अब क्या तो पढ़ाया होगा और क्या उसने किया। हाँ, बहुत कम समय रहा वो, लेकिन नाम तो कर गया वो, इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, देखो उसको। हम्म। ये सारे कम उम्र वाले लोग थे उस जमाने में, मर बहुत जल्दी जाते थे लोग, बीमारियां बहुत थी, इलाज कुछ थे नहीं। है ना, ऐसे मेडिकल के शौक थोड़ी थे ऐसे। अभी तो थोड़ा सा कुछ होता है तो दवाई लेके सब जिंदा रह जाते हैं। अगर ये सब नहीं होते, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता और इतनी रिसर्च और ये सब नहीं होते, तो अभी जनसंख्या आधी होती। ठीक है, कई सारी पत्र पत्रिकाएं हैं। डेरोजियो के विचारों से प्रेरणा पाकर बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने भी यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया था। इसी तरह मद्रास में यंग मद्रास आंदोलन चला है। सूर्यनाथ बनर्जी ने लिखा लिखा था कि डेरोजियो के अनुयायी बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं, हमारी जाति के पिता थे, और जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे, और जिनकी कमजोरियों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। बड़ी चीज थी। अब हम बहुत बड़े आदमी की तरफ आ रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका क्वेश्चन पिछले साल बंगाल चुनाव की वजह से बना था, क्योंकि इनकी मूर्ति तोड़ दी थी, और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी दोनों ने इसके मुद्दे को बुनाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके खिलाफ बोलने की कोई भी हिम्मत नहीं करता, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी, कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि बंगाल में इनको बहुत माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुराई करके कोई बंगाल में जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सदी के सबसे महान ह्यूमैनिटेरियन हैं, मानवतावादी, ह्यूमैनिटी का झंडा बुलंद करने वाले। इन सबको पढ़ के लगता नहीं कि अभी हम कैसी सत्ता में जी रहे हैं। हम्म। ह्यूमैनिटी। इन्होंने बंगाल बंगला की नई वर्णमाला बनाई थी।
और संस्कृत विद्यालय गैर ब्राह्मणों के लिए भी खोल दिए थे, महिलाओं के लिए। पहले महिलाएं संस्कृत नहीं पढ़ सकती थी, महिलाओं का संस्कृत पढ़ना वर्जित था, वो संस्कृत नहीं पढ़ पाते, इन्होंने खोला सबसे पहले। और जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, वो भी संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे। संस्कृत पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी था। ईश्वरचंद से विद्यासागर ने दोनों के लिए खोल दिया, गैर ब्राह्मणों के लिए और महिलाओं के लिए। 25 बालिका विद्यालय बनाए थे इन्होंने, गर्ल्स स्कूल उस जमाने में। और बैथून स्कूल, ये परीक्षा में आया था पिछले बार, बैथून कॉलेज की स्थापना। ईश्वरचंद विद्यासागर पर डेरोजियो का भी प्रभाव था और राम मोहन राय का भी गहरा प्रभाव था। देवेंद्रनाथ ठाकुर की तत्वबोधिनी सभा के भी सदस्य थे, कंपनी की सेवा में भी रहे, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट के इंटरफेयर से शुद्ध होकर के उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह से संबंधित अनेक कार्यक्रम बनाए और इन्हीं की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट। एटीन 1856 में कलकत्ता में पहली बार इस कानून के तहत एक विधवा पुनर्विवाह हुआ। उन्होंने अपने खुद के बेटे की शादी एक विधवा से की। कितना मुश्किल हुआ होगा। मर्डर की कोशिश होती थी ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों के हत्या के प्रयास होते थे। 1857 में तो जो 1857 की क्रांति है, ये उसके एक साल पहले की बात है। आपको मालूम है कि ये मुद्दा था सैनिकों में कि समुद्र पार भेजते थे हिंदुओं को, समुद्र यात्रा करना हिंदुओं के लिए वर्जित था और युद्ध लड़ने के लिए जहाज में बैठ करके दूसरे देश जाना पड़ता था। तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो गया अगर समुद्र यात्रा कर ली। कितना भयंकर अंधविश्वास था। इस बात पे युद्ध लड़ लिया लोगों ने अंग्रेजों से। तो सोचो, ईश्वरचंद विद्यासागर की हत्या का प्रयास नहीं हुआ होगा। मुश्किल काम था ये, बहुत खतरनाक टाइम था। 1856, 1857 में तो युद्ध हो गया, स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। तो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, ये तो हिंदुओं के अगेंस्ट जा रहा है ना। राधाकांत देव भी तो जिंदा है, यानी कितना मुश्किल हुआ होगा राधाकांत देव से लड़ाई लड़ना। 1859 में उन्होंने सोम प्रकाश लिखा, ये आता है परीक्षा में। अखबार का नाम बताओ। ईश्वरचंद विद्यासागर के अखबार का नाम बताइए। सोम प्रकाश। महिला उद्धार से जो है, इन्होंने अपने इस बंगाली साप्ताहिक पत्र में नील विद्रोह का समर्थन किया था। नील विद्रोह, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र राजा राम मोहन राय के दोस्त थे, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण वाले। आइए अब आते हैं इस क्रांतिकारी के ऊपर, जैसे बीजेपी बुलाना चाहती है। सबसे खतरनाक आदमी उस जमाने का। ये खतरनाक आदमी इसलिए थे, अभी तक जितने भी नाम आपने पढ़े हैं वो सब लोग दिमाग से लड़ते थे, विचारों से। ये आदमी लाठी लेके खड़ा होता था। दिमाग विमाग तो अपनी जगह था ही,
ये बोलता था आओ दो दो हाथ करें, किसको मेरे विचारों से परेशानी है। ये इसलिए ये बहुत ही खतरनाक आदमी था, बहुत ही खतरनाक आदमी। ये फिजिकली भी ठीक करते थे, मेंटली के साथ ठोक ठाक के सीधा कर देते थे उसको। पहलवान थे, सांड से लड़ाई लड़ते थे। जो सांड होता था उससे कुश्ती करते थे, शौक था इनको सांड को पटकना। मल्ल युद्ध में विश्वास रखते थे। खूब दूध पीना, दही खाना, डंबल घुमाने, ये घुमाना, मुद्गल घुमाना, और उठा उठा के पहलवानों को पटकना अखाड़े में। ये इनका शौक था। और मूर्ति पूजा को कतई नहीं मानते थे। पाखंड, तंत्र मंत्र, इन सबको कतई नहीं मानते थे। हवन करते थे क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है, बस। जात पात को नहीं मानते थे, ऊंच नीच को नहीं मानते थे। महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, और सॉलिड आदमी थे एकदम। इनको मारने के कम से कम 50 प्रयास हुए, और अंत में भी वो जहर के कारण ही मरे। खाने में जहर दे दिया गया था, इसलिए मरे। अदरवाइज वो मरना भी आसान नहीं था। मतलब बहुत खतरनाक आदमी था। और हिंदू धर्म के कट्टर पंडित हमेशा जान के दुश्मन बने रहते थे, और अंत में उन्हीं लोगों ने इनको मरवा दिया। लेकिन आदमी मजेदार थे। वैचारिक क्रांति तो ये कर ही गए थे। ठीक है। अब आरएसएस बीजेपी इनको पकड़ना तो चाहती, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो फिर छोड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है सही ढंग से समझे नहीं है वो। आओ सुने जरा इनके बारे में। काठियावाड़ के मोरवी नाम के स्थान पर जन्म हुआ था, गुजराती में। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 21 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में अपना घर त्याग दिया था। मोदी के भाई हैं। 1845 से 60 तक वे ब्रह्मचारी साधु के रूप में भारत में घूमते रहे, जैसे मोदी भी घूमते रहे। मथुरा में फिर बिरजानंद जी के पास पहुंचे और उनसे वेद और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। बिरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में जीवन भर सत्य का प्रचार करने के लिए शपथ लिया कि तुमको सिर्फ सत्य का प्रचार करना है। आगरा में 1863 में पाखंड खंडनी पताका फहराई। पाखंड खंडनी मतलब किसी भी प्रकार का पाखंड, झूठ मूठ के तंत्र मंत्र, ये ज्योतिष, भविष्य बताना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सब नहीं। और घूम घूम कर प्रचार कार्य करने लगे। इस क्रम में वो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के संपर्क में भी आए, लेकिन उनके साथ मिलने का प्रयास भी किया, किंतु ब्रह्म समाज वेदों की श्रेष्ठता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं था, तो इनकी बात बनी नहीं। फिर वो केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए, और उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में आप प्रचार करो। तो दयानंद सरस्वती भी राजा राम मोहन राय के जैसे एकेश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर को मानते थे, सबका मालिक एक। किंतु उनके समान पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक नहीं थे। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इंग्लिश को उतना इंपॉर्टेंस उन्होंने उस समय में नहीं दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, यानी कि अंतिम सत्य वेदों में उपलब्ध है। अपने विचारों को फैलाने के लिए वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जो उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इसलिए उन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया के मार्टिन लूथर। और आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में। ठीक है। तो वर्तमान में भी मुसलमान भी लाहौर के दयानंद सरस्वती को तो वहां की किताबों में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये इनको जगह मिलेगी, क्योंकि हेडक्वार्टर ही वहीं था। ठीक है। दयानंद सरस्वती की दृष्टि परंपरावादी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की। वे बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के विरोधी थे।
उन्होंने हिंदी समाज की जाति व्यवस्था की कठोरता और छुआछूत का विरोध किया और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनाथालय और वृद्धाश्रम की स्थापना की। दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा और स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर थे। इसका समर्थन भी वे वेदों के आधार पर करते थे, लेकिन वो शिक्षा को एजुकेशन के समर्थक नहीं थे। अलग अलग स्कूल चाहते थे लड़के लड़कियों का। को एजुकेशन तो वो भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बहुविवाह बाल विवाह का विरोध किया, अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, पर्दा प्रथा के विरुद्ध थे, पर विधवा विवाह के उतने पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ आकर के थोड़ा सा उनका संतुलित हो जाता है, मामला अलग हो जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। संतान न होने की स्थिति में वो विधवा विवाह के लिए स्वीकारोक्ति प्रदान करते हैं। अगर पहले से अगर बच्चा है तो फिर विधवा को विवाह नहीं करना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जो कि दूसरे धर्म में चले गए थे, मुसलमान या ईसाई बन गए थे। शुद्धि आंदोलन, घर वापसी, इसलिए बीजेपी पसंद करती है। आ गया समझ? आरएसएस क्यों पसंद करता है? इसके लिए उन्होंने शुद्धि सभा की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा समिति की स्थापना की। वो गोवध बंद कराना चाहते थे, गाय की हत्या। और किताब का नाम गो करुणा निधि, इसलिए आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ गोरक्षनाथ बताया था। गोरखपुर का मतलब था गोरक्षपुर, गो रक्षा का पुर। और वो जो मंदिर है वो गोरक्षनाथ का मंदिर है, गाय की रक्षा करने वाले का मंदिर। उसी के पुजारी थे आदित्यनाथ। आ गया समझ में? तो गोरखपुर हो गया, गोरक्षपुर से क्या हो गया? गोरखपुर। हाँ, हिंदी जब बोली नहीं जाती तो फिर उसका देशी आ जाता है। दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार प्रगतिशील थे। सत्यार्थ प्रकाश में वे लिखते हैं कि कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। होम रूल में विश्वास रखते थे, स्वदेशी खुद का। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो वो सुखदायक नहीं हो सकता। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज, होम रूल शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज मतलब होम रूल, खुद का शासन। ठीक है। अजमेर में उनकी डेथ हुई थी। कह सकते हैं कि दयानंद ने ही भारतीयों विशेषकर हिंदुओं में स्व की भावना को जागृत किया। खुद का धर्म, खुद की भाषा, खुद का देश, खुद का राज्य, ये जो वर्ड है पहली बार हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट दयानंद सरस्वती के माध्यम से ही आता है। अरविंद घोष ने लिखा था उनके बारे में कि दयानंद सरस्वती परमात्मा की विचित्र सृष्टि में एक अद्वितीय योद्धा तथा मनुष्य और मानवीय संस्थाओं का निर्माण करने वाले अद्भुत शिल्पी थे। उनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, खूब पूछी जाती है परीक्षा में, जिसमें समाज के सिद्धांत और नियमों का उल्लेख है तथा रूढ़िवादी हिंदू धर्म और समाज पर प्रहार है। रूढ़िवादी हिंदू धर्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वेद भाष्य भूमिका, ये वेदों पर एक टीका है। टीका मतलब एनालिसिस, एनालिटिकल स्टडी, टीका। एक्सप्लेनेशंस होते हैं छोटे छोटे। एन वेद भाष्य, ऋग्वेद और यजुर्वेद के अधिकांश भाग पर संस्कृत भाषा में टीका है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने क्या किया? तो आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए। उसमें लाला हंसराज, लाला मुंशीराम, ये जो लाला हंसराज है यही हंसराज कॉलेज है दिल्ली का, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और मुंशीराम जो है ये हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वाले स्वामी श्रद्धानंद। बाद में इनका नाम हो गया था स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार बनाया था। कुछ लोग मानते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि इन्होंने ही दी थी, स्वामी श्रद्धानंद ने। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने ही उनको महात्मा कहा था।
ये लाला मुंशीराम, लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में डीएवी स्कूल बनाया और वो खुद प्रिंसिपल बने। बाद में इस विद्यालय को लाहौर यूनिवर्सिटी से कॉलेज की मान्यता मिली। बाद में लाला लाजपत राय इसी से जुड़े थे और यहीं से राष्ट्रवादी नवयुवकों को पैदा करने वाले कारखाने में परिवर्तित किया। शहीद आजम भगत सिंह यहीं से शिक्षा प्राप्त करके निकले थे। तो भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा इसी स्कूल में हुई थी लाहौर के। राष्ट्र पे मर मिटने वाले लोग तैयार हुए। आ गया समझ? इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। और 1890 में स्त्री शिक्षा के लिए जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला यानी महिला शिक्षा गर्ल्स स्कूल। 1893 में विभाजन हो गया आर्य समाज का। हंसराज और लाला लाजपत राय दोनों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की और लाला मुंशीराम, जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद कहा जाता है, उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। तो लाला मुंशीराम जो थे वो स्वामी श्रद्धानंद हो गए और उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में वैदिक परंपराओं के आधार पर वैदिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी तो ये सिंपल यूनिवर्सिटी हो गई। हमारे शांति कुंज के अधिकांश बच्चे यहीं से ग्रेजुएशन करते हैं, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। बीएससी बीटेक सब यहीं से होता है। ये सिंपल एमबीए वगैरह सब होने लगे। मतलब वो सामान्य जैसे बरकतुल्ला है वैसे ही गुरुकुल कांगड़ी, नाम गुरुकुल कांगड़ी है लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी आम यूनिवर्सिटी हो गई। वो सारे कोर्सेज चलते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। ठीक है। आर्य समाज के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में भाई परमानंद ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की। आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त। लंदन टाइम्स ने भारत में अशांति के कारणों की पड़ताल करने वाले वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया था कि भारत में जो भी अशांति है और आतंकवाद है उसका जनक आर्य समाज है। आर्य समाज एक तरह से इसको आतंकवादी संगठन बताया था। है खतरनाक क्रांति। कुंभ के मेले में दयानंद सरस्वती जाते थे और एक टेंट लगाते थे और टेंट के बाहर एक झंडा लगाते थे। उस झंडे पे लिखते थे पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका। और रोज शाम को उनके लेक्चर होते थे, 200-400 लोग बैठ करके सुनते थे और खुलेआम वहां सारे शंकराचार्यों, सारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े ठेकेदारों के बीच में चैलेंज करते थे कि मूर्ति पूजा बेकार है, धर्म कर्म सब बेकार है, पाखंड में है, ये सब अंधविश्वास फैला रखा है तुम लोगों ने। अगर कोई आता था तो उसको पीटते थे। उनसे अगर कोई मिलने आता, बहस करने तो आता था तो उसको पीट देते थे। वो लहूलुहान होकर के जाता था उनके पास। एफआईआर तो उस जमाने में होती नहीं थी। तो किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, रोज यही खबरें होती थी। ऐसे थे दयानंद सरस्वती। ये सब इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बताया, वाकई में ये था। उनके बारे में पढ़ोगे तो वो शारीरिक रूप से बहुत बलशाली थे। 15-20 लोगों को तो एक साथ पीट सकते थे। फिल्मी हीरो की तरह थे वो। हाँ, वो हीरो शायद वो उसमें तो डमी आके वो करते हैं, वो तो असली में ही खुद ही करते थे। तो ये बड़े मजेदार है। 3 सिद्धांत रखे थे उन्होंने आर्य समाज में। आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र और अंतिम शब्द स्वीकार करेगा, बीच में किसी को नहीं मानेगा। यानी ब्राह्मणों का लिखा हुआ सब डिलीट कर दिया उन्होंने। समाज का प्रत्येक सदस्य 1/16 भाग समाज आर्य विद्यालय आर्य प्रकाश के लिए देगा। आर्य विद्यालयों में नवयुवक नवयुवतियों को सत्य और ठीक शिक्षा प्रदान करने के लिए वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। इसलिए आप देखोगे पंडित मदन मोहन मालवीय इधर कभी नहीं आते, इस झंझट में इधर नहीं आते। और हमारे गायत्री परिवार के जो गुरुजी हैं वो आर्य समाजी थे। आगरा जिले के आर्य समाज के अध्यक्ष थे गुरुजी। बाद में उन्होंने गायत्री परिवार
बनाया। शुरू में वो आर्य समाज चलाते थे आगरा में, इसलिए उनके विचार ऐसे हैं, इसलिए उन्होंने यज्ञ को आगे रखा। लेकिन मूर्ति पूजा वाले पार्ट को उन्होंने जोड़ लिया, केवल गायत्री माता की मूर्ति हम स्वीकार करेंगे बस, बाकी देवी देवताओं का नहीं करेंगे। पक्के आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे, इसलिए जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते थे, स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में थे। क्लियर? तो ये भी आपको बता दिया, नई जानकारी। और हाँ, केवल वेदों के आधार पर शिक्षा, तो 3 सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज के 10 सिद्धांत थे। कौन कौन से? वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत हैं, वेदों का अध्ययन आवश्यक है, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, तीर्थ यात्रा का और अवतारवाद का विरोध। तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे कर्म करो, और अवतार को मानने की जरूरत नहीं है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, फलाना ये वो सब बेकार है, कुछ नहीं है, किसी का कोई अवतार नहीं होता। कर्म, पुनर्जन्म और जीव के आवागमन के सिद्धांत में विश्वास करते थे। एक निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मूर्ति हो ही नहीं सकती, उसका वर्णन करना, उसके लिए भजन गाना सब बकवास है। स्त्री शिक्षा में विश्वास करते थे, बाल विवाह बहुविवाह का विरोध करते थे, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन करते थे, हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसार का प्रयत्न करना, लेकिन जब तक न हो तब तक इंग्लिश से काम चलाना। ठीक है, इंग्लिश से ऐतराज नहीं था, इसलिए इंग्लिश स्कूल थे। क्लियर? तो मुझे लगता है दयानंद सरस्वती अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना? सत्यार्थ प्रकाश, कमाल की चीज। देखिए, ऐसा है कि दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा की गाइडलाइन जारी की थी। ब्रह्मचर्य क्या होता है, विद्यार्थियों को कैसे रहना चाहिए, स्कूल कैसे होना चाहिए, शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध कैसे होने चाहिए, पुस्तकालय कितने बड़े होने चाहिए, पुस्तकालय कैसे होने चाहिए, पुस्तकालयों यानी कि लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है, स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। तो ये जो आपको मॉडर्न एजुकेशन जितने दिखते हैं ना, ये जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम बात करते हैं, लगभग लगभग उस जमाने में उन्होंने बना दी थी, लगभग बना दी थी। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि उसके पहले तो गुरुकुल पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुंडन कराना जरूरी है सारे विद्यार्थियों का, ये सब पाखंड माना उन्होंने, कहा ये सब फालतू चीजें हैं, स्पोर्ट्स जरूरी है, धनुर्विद्या जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो आजकल बंदूकें आ गई, धनुष और तीर को क्या करोगे, धनुर्विद्या वगैरह की कोई जरूरत नहीं, योग की जरूरत है, शरीर बलिष्ठ होगा, निरोगी रहोगे। किस उम्र में विवाह होना चाहिए, विवाह किन लोगों के बीच में होना चाहिए, तो अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, सपोर्ट करते थे। तो ये सब बहुत मुश्किल था, ये सब उस जमाने की बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि गुरुकुलों से निकल करके इंग्लिश स्कूल एक तरफ चल रहे थे जो बिल्कुल गुरुकुलों को बेकार मानते थे, इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है, इसलिए इन्होंने बहुत क्रांति की। इसके अलावा मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, तो निर्गुनिया का एक किरदार है, और नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर का। तो अमृतलाल नागर का वो जो नॉवेल पढ़ा मैंने, तो बहुत नाम था उनका, अमृतलाल नागर बहुत बड़ा नाम है, अमृत और विष और भी अच्छे अच्छे हैं उनके नॉवेल हैं। तो जब मैंने ये नाचो बहुत गोपाल पढ़ा, तो उसमें वो निर्गुनिया जो थी वो एक दलित महिला है जो नाली साफ करती है, मतलब सफाई कर्मचारी है, स्वीपर है, लेकिन एक डाकू से उसका प्रेम हो जाता है। डाकू जो होते थे उस जमाने में, उनसे उसका प्रेम हो जाता है। तो वो जो डाकू हैं वो कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों यानी क्रांतिकारियों, उस जमाने के जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह जैसे, उन सब क्रांतिकारियों के डाकू कैसे मदद करते थे, और आर्य समाज के मंदिर
उनके छुपने के ठिकाने होते थे। और आर्य समाज के मंदिर में उनको खाना मिलता था, रुकने की जगह मिलती थी, और आर्य समाज का जो मंदिर चलाते थे वो लोग पुलिस से, अंग्रेजों से बचाते थे क्रांतिकारियों को। तो स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, इन सब लोगों को बचाने में, उनको खाना खिलाने में, यहाँ तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, भारत छोड़ो, इस समय में टेलीफोन के तार काटना, रेलगाड़ियां लूटना, अंग्रेजों को कमजोर करना, इन सब में आर्य समाज की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, इनके कार्यकर्ताओं की। तो इसलिए तो अशांति, आतंकवाद के जनक कहा है वहां के पत्रकार ने, ये आर्य समाज के मंदिर हैं, आर्य समाज का जो आंदोलन है ये आतंकवादी संगठन है। जैसे हम लोग अभी भी निकालते कश्मीर में हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब सक्रिय हैं, तो वैसे अंग्रेज रिपोर्ट देते थे कि वहां आर्य समाज सक्रिय है और वो अंग्रेजों को परेशान कर रहा है। कुछ बात समझ रहे हो ना आप? तो मॉडर्न हिस्ट्री में आर्य समाज का बिल्कुल एक अलग स्थान है। लोग आर्य समाज को विश्वास के तौर पे देखते थे कि आर्य समाज का मंदिर आ गया मतलब मैं इसमें घुस जाऊं, खाना भी मिलेगा, सोना भी, और पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। आ गया समझ? इतना विश्वास था। तो वो जो पूरा नॉवल है वो निर्गुनिया, उसके प्रेमी और क्रांतिकारियों और उसी के ऊपर टिका हुआ है, उसी की स्टोरी है पूरी। नाचो बहुत गोपाल, अब वो नाम से ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो स्टोरी है। तो ये जब आप 1900 सन 1800 से लेकर के 1947 के बीच के कम से कम 40-50 उपन्यास कभी आप पढ़ लेना, तो फिर लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल सच है, यही सब तो था। कोई उपन्यास गांधी के चारों तरफ है, कोई उपन्यास विवेकानंद के चारों तरफ है, कोई उपन्यास बंगाल पे है, कोई पंजाब पे है। फिर वही आदमी पंजाब के लाहौर के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, उसी के पात्र इधर उधर जाते हैं। इसलिए इतिहास को पुनर्लेखन नहीं कर सकते, रीराइट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। और ढेरों लोगों ने उस जमाने में लिखा है, अलग अलग एंगल से लिखा, और वो सब आपस में मैच करता है, इसलिए वो फर्जी नहीं हो सकता। गलत नहीं लिखा गया इतिहास। ठीक है, एक किताब थोड़ी लिखी गई कि किसी ने अपने मर्जी से गलत लिख दी, ढेरों डॉक्यूमेंट है। फिर अंग्रेज सरकार के जेल के डॉक्यूमेंट देख लो, फिर अंग्रेज जो यहां से लेके गए, लिख करके गवर्नर जनरल को ने जो चिट्ठी लिखी अंग्रेज सरकार को, उसको देख लो, वो चिट्ठी में क्या लिख रहा है। तो जब अंग्रेज बार बार गाली देंगे कि इस आर्य समाज की वजह से हम ये नहीं कर पाए, इस आर्य समाज ने हमारा एक खेल बिगाड़ दिया, आर्य समाज बोलता है कि हमने ये खेल बिगाड़ा है, किताब वाले ने लिखा कि आर्य समाज ये खेल बिगाड़ता था, तो सच कौन सा हुआ? अब तुम कुछ तो भी लिख दोगे तो थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होता ना। क्लियर हो गया ना?